कल जो चैप्टर हमने किया था चैप्टर 5 तक, उस वो टोटल ट्रिकी था, उसमें आप टिप्स पर काम कर सकते थे। लेकिन आज जो चैप्टर कर रहे हैं हम, उसमें ट्रिक ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी टिप्स इसमें आ जाएंगी। हमें वन लाइन फैक्ट में देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ से ओटी निकल रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर से, ठीक है। तो वन लाइन फैक्ट में हमें देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल रहे हैं। ये सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण, चैप्टर 6 में भूमि तथा भू राजस्व सेक्शन कहती है, सेक्शन 57, समस्त भूमियाँ राज्य सरकार के स्वामित्व की हैं। समस्त भूमियों में राज्य का स्वामित्व है। बेसिकली ये सेक्शन ये बताना चाह रही है कि सारी भूमियां हैं वो गवर्नमेंट की भूमियां हैं, लेकिन हम उसे वैधानिक तौर पर उस पर अधिकार रखते हैं, केवल विधिक अधिकार हमारा है। जैसे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है आर्टिकल 300A, ठीक है, ये हमें बताता है 300A। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार की भूमियाँ हैं तो उसकी हर चीज़ राज्य सरकार की है और आप उसमें केवल राज्य सरकार आपको कभी भी निकाल सकते, ऐसा नहीं है। आप वैधानिक रूप से उसको धारण करते हैं और जो नॉर्म्स बताए गए हैं, रूल रेगुलेशन बताए गए हैं, उनके अधीन धारण करते हैं। और राज्य सरकार आपको बिना कानून के पालन किए बिना संपत्ति से निकाल नहीं सकती, बेदखल नहीं कर सकती, ये है। तो फिलहाल ये कहना चाह रहे हैं कि समस्त इतनी सी बात है, और उसको धारण करने के लिए आप प्रॉपर्टी पे किसी ना, जब तक कि आपको छूट प्रदान नहीं कर दी गई है सेक्शन 58A में, आप किसी ना किसी रूप में उस पर टैक्स देते हैं। वो टैक्स रेवेन्यू हो सकता है, हाउस टैक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम LRC की बात कर रहे हैं, लैंड रेवेन्यू कोड की बात कर रहे हैं, तो हम केवल उस भूमि की बात कर रहे हैं जिस पर रेवेन्यू दिया जाता है, ठीक है। तो और इसमें जो सबसेक्शन 2 है वो ये कहता है कि अगर राज्य सरकार और किसी प्राइवेट व्यक्ति के बीच में संपत्ति के अधिकार से लेकर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो उसको कौन डिसाइड करेगा? कलेक्टर, ठीक है। ये महत्वपूर्ण ओटी है, इसको कर लेना। यही बेसिकली पूछा जाए तो इस पूरे सेक्शन में यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बाकी सब आप इसमें छोड़ दें, कुछ भी पूछे जाने लायक नहीं है। फिर आता है सेक्शन 58, तो देख लिए कौन करेगा उसमें विवाद का निपटारा? कलेक्टर। मध्य प्रदेश में जब ये सेक्शन हुआ करती थी उसमें राज्य सरकार खुद ही इस विवाद का निपटारा किया करती थी, लेकिन हमें मध्य प्रदेश का नहीं, इसका पढ़ना है LRC छत्तीसगढ़ का। अब करते हैं भू राजस्व के भुगतान के लिए भूमि का दायित्व। तो इसको देखें कि समस्त भूमियां भू राजस्व के भुगतान के लिए दायित्व। एक ओटी आपसे पहले तो ये बन सकता है कि भू राजस्व को कहाँ डिफाइन किया गया है। तो भू राजस्व को डेफिनेशन क्लॉज में डिफाइन नहीं किया गया, भू राजस्व को डिफाइन किया गया सेक्शन 58 सब सेक्शन 2 में, ठीक है ना। और भू राजस्व के अंतर्गत राज्य सरकार को देय समस्त धन आता है। भूमि के उपयोग या उपभोग के मध्य जो कुछ भी आप सरकार को देते हैं वो सब लैंड रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। प्रीमियम, भाटक, रेंट, वाट एवर जो कुछ भी आप देते हैं वो सब किसके अंतर्गत आता है? किसी भी रूप में आप देते हैं वो किस में आता है? लैंड रेवेन्यू में। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम सबसेक्शन 2 को ही पढ़ते हैं। भू राजस्व कहलाते हैं उसके अंतर्गत भूमि के लिए राज्य सरकार को दे समस्त धन, किसी भी रूप में। अगर आप भूमि का उपयोग करने के रूप में के लिए किसी भी रूप में आप जो धन दे रहे हैं, किसी भी रूप में मतलब इनका दे तो आप धन ही रहे हैं, किसी भी रूप में का मतलब है किसी भी नाम से, जैसे अधिनियम संविदा प्लेग में प्रीमियम, लगान, पट्टा धन, प्रमुक्ति, भाटक और अन्य रूप में कोई भी अगर कोई वर्णित धन है जिस भी नाम से भी जानते हैं, बस राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। और किस लिए दे रहे हैं? भूमि के उपयोग के लिए। तो वो क्या है? लैंड रेवेन्यू। अब ये बात आती है कि भू राजस्व के भुगतान के लिए भूमि का दायित्व। तो ये कहते हैं समस्त भूमियां चाहे वे किसी भी प्रयोजन के लिए धारित हों, कहीं भी हो, राज्य सरकार को भुगतान के दायित्वाधीन होंगी, जिन्हें सरकार ने, आगे हम जब सेटलमेंट की बात करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि जो रेवेन्यू है वो समस्त भूमियों पर डिसाइड किया जाता है। ये अलग बात है कि वो किसी भूमि से वसूला ना जाए, और किन भूमियों से नहीं वसूला जाएगा ये हमें सेक्शन 58 में बता दिया गया है। अगर सरकार ने किसी अनुदान के माध्यम से या किसी भी तरीके से किसी भी भूमि को भू राजस्व से छूट प्रदान की है तो फिर उस पर भू राजस्व नहीं दिया जाना है। सेटलमेंट समस्त भूमियों पर होगा, लेकिन वो दिया जाएगा केवल किन भूमियों पर? जिन्हें राज्य सरकार ने छूट प्रदान नहीं की है, और जिन्हें छूट प्रदान की कर दी गई है उन पर राज्य सरकार भूमि पर उस पर लगान नहीं वसूलेगी। ये क्यों किया जाता है? समस्त भूमियों पर निर्धारण क्यों किया जाता है? समस्त भूमियों पर इसलिए निर्धारण किया जाता है, भले ही उनको छूट प्रदान कर दी गई है, हो सकता है कल को आपको किसी कारण से भूमि पर छूट प्रदान की गई हो रेवेन्यू से, हो सकता है कल वो छूट आपसे वापस ले ली जाए, ठीक है। और अगर वापस ले ली जाएगी तो उस भूमि से रेवेन्यू देना पड़ेगा,
और फिर आपको नया निर्धारण करना पड़ेगा। इसलिए निर्धारण समस्त भूमियों पर हो जाता है ना, सेटलमेंट समस्त भूमियों पर होता है, और जिनको छूट प्रदान करनी है उनको छूट प्रदान कर दी जाती है। तो 58 क्या कहती है, किन का दायित्व है, तो समस्त भूमियों का दायित्व है, उनको समस्त भूमि पर रेवेन्यू देना पड़ेगा, और केवल उन भूमियों को जिनको किसी अनुदान के माध्यम से छूट प्रदान की है स्टेट गवर्नमेंट ने, उन पर नहीं देना पड़ेगा। बात खत्म। 58 कतिपय भूमि को भू राजस्व की देनगी से छूट। वहाँ पर ये दोनों सेक्शन एक ही बात कह रही हैं, बस सेक्शन 58 क्या कह रही है, किसी विशेष अनुदान या राज्य के साथ की गई संविदा द्वारा सस्वय प्रवृत्त भी के दिन छूट प्रदान। अनुदान या राज्य सरकार द्वारा की गई संविदा से छूट प्रदान की गई है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताई जा रही हैं 58A में। इसमें राज्य सरकार आपको छूट प्रदान नहीं कर रही है, इन्होंने एक तरीके से फिक्स बता दिया कि यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली छूट मिल जाएगी। तो वो कौन सी कैटेगरी आती है, तो ये कहते हैं एग्रीकल्चर लैंड अनन्य रूप से उसका एकमात्र उपयोग किस रूप में किया जा रहा है, एग्रीकल्चर लैंड के रूप में, और वो अलाभप्रद खाता है, अलाभप्रद खाता है। अब सवाल ये उठता है कि अलाभप्रद खाता क्या होता है, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन 1 के क्लोज ए में बताया गया अलाभप्रद खाता ये होता है जिसका विस्तार 5 एकड़ से अधिक नहीं है। कोई खाता, ऐसा खाता जिसका विस्तार यानी कि भूमि का जो खंड है 5 एकड़ से अधिक नहीं, यानी 5 एकड़ तक है। अगर 5 एकड़ तक है तो हम ये मानकर चलेंगे वो अलाभप्रद खाता है। और कोई भी अलाभप्रद खाता जिस पर केवल और केवल अनन्य रूपेण कृषि की जा रही है तो उससे आपको छूट मिल जाएगी, उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। तो 58 और 58A में बेसिक अंतर क्या हुआ, 58A सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है, अगर वो आपको अनुदान देती है, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपको छूट मिलेगी, या स्पेसिफिक है जिसके पास भी 5 एकड़ से कम भूमि है, 5 एकड़ तक की भूमि है और उस पर वो एग्रीकल्चर कर रहा है तो वो अलाभप्रद खाता माना जाएगा और उस पर आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। फिर खाते के अंतर्गत क्या आता है इसको छोड़ दें, और भू राजस्व ये नेगेटिव सेंस में दिया है कि भू राजस्व के अंतर्गत क्या नहीं आता, तो ये एक्सप्लेनेशन छोड़ दें, हमें केवल क्या देखना है, अलाभप्रद खाता है इसमें, और कुछ नहीं। वैसे खाते को अगर एक बार हम देख लेंगे तो ठीक रहेगा। खाते से अभिप्राय है वह कुल भूमि जो कि राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा धारित हो, इस बात के होते हुए भी कि उसके किसी भाग का भू राजस्व पृथक से निर्धारित है। तो ये कहते हैं राज्य में किसी भी व्यक्ति की जितनी भी भूमि है उन सबको मिलाकर एक खाता बनेगा, ठीक है, उन पर अलग अलग लैंड रेवेन्यू डिसाइड हो सकता है, बाकी सब छोड़ दें, ठीक है। अब आगे चलते हैं 59 बेसिकली ये बता रही है कि आप भूमि को, राज्य में भूमि को अलग अलग प्रयोजन से धारित करते हैं। प्रयोजन मतलब यूज़ भूमि का, आप एग्रीकल्चर के लिए भी धारण कर सकते हैं, निवास के लिए, एजुकेशन के लिए, है ना, कॉमर्शियल यूज़ के लिए धारण कर सकते हैं। तो सब पर अलग अलग असेसमेंट किया जाएगा, अलग अलग प्रकार से निर्धारण किया जाएगा। ये हमारे यहाँ जो सेक्शन बता दी गई है सेक्शन 59 अमेंडमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश में, उससे मिलती जुलती नहीं है, इसलिए वहाँ पर हमें याद करने पड़ते हैं कि प्रयोजन क्या क्या है। यहाँ पर हमें ज़्यादा डीपली ये प्रयोजन जो बताए गए उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो लिस्टिंग दी गई है सेक्शन 59 में वो एक अलग तरीके से दी गई है। यहाँ पर इन्होंने ऐसे ही बोल दिया है, आप याद करें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बस एग्रीकल्चर में एक चीज़ याद कर लें, ये कह रहे हैं एग्रीकल्चर या ऐसे प्रक्षेत्र फार्म हाउस के प्रयोजन के लिए जो 1 एकड़ या अधिक के खाते पर स्थित है। यानी कि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड पर तो एग्रीकल्चर के हिसाब से लैंड रेवेन्यू डिसाइड हो गई होगा, और ऐसा फार्म हाउस जिसकी जो क्षेत्रफल है 1 एकड़ से अधिक है उस पर भी एग्रीकल्चर की दर से ही, जो कृषि की जो दर है उससे ही रेवेन्यू डिसाइड होगा। अगर उससे कम का फार्म हाउस है तो उस पर अलग दृष्टि से, अलग तरीके से रेवेन्यू डिसाइड होगा। तो ये लाइन यहाँ पर केवल समझने होगी, बाकी आप देख लें, निवास गृहों के लिए, औद्योगिक प्रयोजनों के लिए है, खान खनिज के लिए, आवासीय कॉलोनी के लिए, सार्वजनिक स्थानों के लिए, चिकित्सा, सबसे कम रेवेन्यू हमें एग्रीकल्चर के लिए ही देना पड़ता है, सबसे कम, और बाकी के लिए अलग अलग दरें हैं। तो इस पूरे सेक्शन में जो अलग अलग दर हैं वो कौन डिसाइड करेगा, ये जब बात आती है कि आप, वैसे तो हम सेक्शन 172 होती है व्यपवर्तन के लिए। व्यपवर्तन का मतलब होता है एग्रीकल्चर लैंड का किसी अन्य यूज़ में, अन्य पर्पज़ के लिए, जो सेक्शन 59 में बताए गए हैं, किसी अन्य पर्पज़ के लिए यूज़ करना, उसको हम व्यपवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2-3 ओटी में आपको टिक कराऊंगा इस पूरे सेक्शन में, बस उस पर फोकस करें। सब सेक्शन 2 की आखिरी लाइन कहती है अवसान नहीं हुआ है उस प्रयोजन के अनुसार परिवर्तित या निर्धारित किए जाने के दायित्वाधीन होगा जिसके लिए व्यपवर्तन कर दी गई। एक्चुअल में ये जो सब सेक्शन है वो ये कहना चाह रही है कि सपोज़ कि आप एग्रीकल्चर कर रहे थे, उसके बाद आप उसको कॉमर्शियल यूज़ में लेकर आने
या आपको उसमें कॉलोनी काटनी है, जैसे आजकल चल रहा है किसान अपने खेतों में बढ़िया कॉलोनियाँ काट देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर यदि आपने ऐसा किया है तो उसके लिए आपको व्यपवर्तन कराना पड़ेगा। LRC MP LRC में व्यपवर्तन का प्रोविज़न खत्म हो गया है, वहाँ पर तो अब ये बोल दिया है कि आप जिस प्रयोजन के लिए भूमि का यूज़ करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप जो भी टैक्स की दर है उस हिसाब से आप उस पर टैक्स पेड कर दें और आपको क्या मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली व्यपवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर चूंकि अभी 172 हटाई नहीं गई है, देखें हटाई दी गई है नहीं, 172 है, 172 है ना डाइवर्जन लैंड। तो 172 चूंकि यहाँ पर हटाई नहीं गई है तो यहाँ पर जो व्यपवर्तन होगा वो 172 के नियमों के अनुसार होगा। लेकिन यदि एक बार 172 के नियमों के अनुसार व्यपवर्तन हो जाता है, डाइवर्जन हो जाता है, डाइवर्जन का मतलब होता है 59 में जो पर्पस बताए गए हैं उस पर्पस के हिसाब से चेंजेस। अगर वो भी चेंजेस भी कैसे, यदि आप कॉमर्शियल यूज से कॉलोनी काटना चाहते हैं, रेसिडेंशियल यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आपको 172 की ज़रूरत नहीं है। पर्पस केवल वो आप एग्रीकल्चर लैंड को किसी अन्य यूज़ में लेकर आना चाहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जन। बाकी आपको अगर व्यपवर्तन कराना है तो आप 59 में एप्लीकेशन कर दें, काम हो जाएगा। और 59 में जो एप्लीकेशन की जाती है वो कहाँ की जाती है, कंपिटेंट ऑफिसर को। सक्षम प्राधिकारी शब्द का उपयोग किया गया है यहाँ पर, इन्होंने कोई अधिकारी नहीं बताया, कलेक्टर है ना, कमिश्नर, SDO, तहसीलदार कुछ नहीं, इन्होंने सक्षम प्राधिकारी शब्द का उपयोग किया है हर जगह। एक जगह मैं आपको टिक करा देता हूँ, जैसे क्लॉज 2A में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपने व्यपवर्तन कर दिया है, भूमि का पर्पस चेंज कर लिया है, तो उस पर जो दर है निर्धारण की वो व्यपवर्तन के दिनांक से बदल जाएगी, व्यपवर्तन के दिनांक से ही वो दर बदल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर लैंड पर जो दर है इसके एक्ट के अनुसार वो कितनी है, 30 वर्ष। यानी अगर एक बार असेसमेंट निर्धारण कर दिया जाता है भूमि पर तो वो कब तक चलेगा, 30 ईयर्स तक, 30 साल से कम का नहीं होगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे जब स्पेशल कंडीशंस हों तो मिनिमम 15 साल हो सकता है, 15 ईयर्स। वैसे नॉर्मल कितना है, 30 साल तक, एक बार असेसमेंट किया जाएगा 30 साल तक। तो सपोज कि आपने 30 साल के लिए किसी भूमि पर असेसमेंट किया था और आपने एग्रीकल्चर लैंड दी और आपने उसको चेंज करा दिया, आपने अगले साल जैसे ही सरकार ने असेसमेंट किया उस पर निर्धारण किया, आपने कहा हमें नहीं करनी खेती, 2 साल बाद ही आपने क्या किया, आपने उसका पर्पस चेंज कर दिया, आप उस पर कॉलोनी काटना चाहते हैं, आप उससे पैसा कमाना चाहते हैं, तो 2 साल बाद जैसे ही आप उस पर व्यपवर्तन कराएंगे, डाइवर्जन कराएंगे, पर्पस चेंज करेंगे, तो आपका जो टैक्स वो है वो अगले 2 साल बाद ही चेंज हो जाएगा, जो स्लैब है टैक्स का। ये यही लिखा है, दायित्व अवसान नहीं हुआ उस प्रयोजन के अनुसार परिवर्तित तत्व निर्धारित किए जाने के दायित्वाधीन होगा जिसके लिए कि व्यपवर्तित कर दी गई है। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, पूरे सबसेक्शन 2 यही कहती है, ठीक है, कि अगर आपने पर्पस चेंज किया तो जिस दिन से आपने पर्पस चेंज किया है उस दिन से उस पर टैक्स स्लैब भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 59A निर्धारण कब प्रभावशील होगा, तो 59 के उपबंधों के अनुसार जो भी असेसमेंट आपने किया है निर्धारण उस तारीख से प्रभावशील होगा जिसको कि व्यपवर्तन किया गया है, डाइवर्जन किया है। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है, भूमि का पर्पस चेंज करना। नेक्स्ट 59B कोड के प्रवृत्त होने के पूर्व किए गए भूमि के व्यपवर्तन पर पुनः निर्धारण। ये आप सेक्शन वाइज कर लें, इसमें कुछ भी करने लायक नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव इस पूरे चैप्टर का वो है सेक्शन 60 से। अगर किसी भूमि पर निर्धारण नहीं किया गया है ना, छूट गया है या बदलना है, तो उस पर निर्धारण कौन करेगा, कलेक्टर। कलेक्टर क्यों कर रहा है निर्धारण, जब हाँ क्या होता है, जब हम सेटलमेंट करेंगे, निर्धारण करेंगे, अगले चैप्टर में वो सेटलमेंट से रिलेटेड ही है। सेटलमेंट पर निर्धारण जो करता है वो कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर कौन होता है, सेक्शन 64 में भी हम यही पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर कलेक्टर ही होता है। जब लैंड रेवेन्यू चलता है तो कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर हो जाता है। उस वक्त यदि वो कर देता है तो अच्छी बात है, और अगर छूट जाता है, लैंड रेवेन्यू की जो उद्घोषणा है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है, लैंड रेवेन्यू समाप्त हो जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर फिर कौन बन जाता है, कलेक्टर, है ना। क्या कहते हैं इसको, पीटर पार्कर ही कौन है, स्पाइडरमैन, हाँ अच्छा गंगाधर याद था, नहीं मैंने अपडेट कर दिया, गंगाधर पुराना हो गया, गंगाधर ही शक्तिमान है, अब पीटर पार्कर चल रहा है। तो चूंकि वो
जो है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, वही कौन हो जाता है? कलेक्टर। तो नॉर्मल कंडीशन में जब सर्वे नहीं चल रहा है तो निर्धारण करना है वो कलेक्टर करेगा, यानी एक ही व्यक्ति करेगा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर हो चाहे कलेक्टर हो, ठीक है ना। चलें, अब आता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है इस एक्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं, ऑब्जेक्टिव इसमें कम है, मेंस में ना के बराबर आता है, ठीक है, लेकिन एक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण। एक्ट के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यही वो चैप्टर है जिसमें लैंड रेवेन्यू डिसाइड किया जाएगा, किस भूमि से कौन सा लैंड रेवेन्यू लिया जाना है, ठीक है ना। ये सब कहाँ के डिसाइड किया जाएगा? चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 का नाम है भू सर्वेक्षण तथा भू राजस्व निर्धारण। तो जब हम सर्वे करेंगे, सर्वेक्षण क्या है? भूमि का सर्वे करना कि किस भूमि से कितना रेवेन्यू वसूला जा सकता है, और ये सर्वे करने के बाद फिर उस पर डिसाइड कर दिया जाएगा इस भूमि की कैटेगरी ये है, यहाँ पर रोड निकली है, यहाँ पर नहर निकली है ना, यहाँ पर सुख सुविधाएं ज़्यादा दे दी गई हैं तो लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया जाए। तो इस टाइप से निर्धारण, पहले वो सर्वे करेंगे, फिर भूमि की जो नाप है, जो भी उसमें उसकी क्वालिटी निकल कर आती है भूमि की सुख सुविधाओं के हिसाब से, कहाँ पर सिंचाई की सुविधा कितनी है, कितनी नहर परियोजना है, कौन सा हाईवे निकल रहा है, कौन सी ग्राम सड़क योजना में रोडें निकल रही हैं, इस सब को ध्यान में रखते हुए फिर भूमि पर रेवेन्यू डिसाइड कर दिया जाएगा नया, जो कि 30 साल में बदला जाता है, विशेष परिस्थितियों 15 साल में। मध्य प्रदेश से उन्होंने हटा दिया। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कहना है हम तो इतना विकास कर रहे हैं, हमारे यहाँ डेली विकास हो रहा है, विकास से भरा पड़ा है मध्य प्रदेश, तो हम तो डेली बदलेंगे, हम क्यों 30 साल रखें, जब मर्जी आएगा तब बदल देंगे हम रेवेन्यू। तो उन्होंने वो ईयरली वो जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया, ठीक है। चलें, अब यहाँ पर हमें ये 4 सेक्शन बताएं, 62, 63, 64, 65। ये हमें अधिकारियों के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि अपन ने बात की थी स्टार्टिंग में, सेक्शन 11 में कुछ अधिकारी बताए थे, है ना, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। तो ये सब जो अधिकारी हैं जो हमने वहाँ पर बात की थी, उनके बारे में वहाँ कुछ नहीं बताया गया कि इनकी नियुक्ति कैसे होगी, क्या होगी, क्योंकि ये जो अधिकारी थी वो कौन थे? लैंड सर्वे से रिलेटेड ऑफिसर हैं, तो इनको उन्होंने इसी चैप्टर में डिफाइन किया है। तो इनकी भी नियुक्ति कौन करेगी? समझ। अब कौन कौन अधिकारी थे वो? एक तो आयुक्त भू अभिलेख था, आयुक्त है तो अपर आयुक्त भू अभिलेख भी होगा। फिर कौन था? डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर था। फिर कौन था? जिला सर्वे और उप सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, ये सारे के सारे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने इस चैप्टर में ये बता दिया गया, कॉन्सेप्ट वही है कि नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। किन कर्तव्यों का पालन करेंगे? जो इन पर अधिरोपित किए जाएं, और कौन से अधिकारों का उपयोग करेंगे? जिनको राज्य सरकार प्रदत्त करे। फिलहाल मैं आपको कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव टिप करा रहा हूँ, वो आप कर लें। तो 62 और 63 किससे रिलेटेड हैं? आयुक्त से, कमिश्नर से, ठीक है ना। तो आयुक्त भू अभिलेख की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। क्यों की जाएगी? ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ, भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेखों का प्रबंधन और नियंत्रण करने के लिए। अगर आपसे इस पूरे चैप्टर में आयुक्त के संबंध में, इस पूरे चैप्टर में 2 अधिकारी, आपको 3 अधिकारियों के नाम विशेष तौर पर आएंगे। एक जगह आएगा जब संशोधन करना है, अगर कोई गलतियाँ, लिपि की और गलतियाँ, भूल हो गई हैं तो उसमें SDO आ जाएगा। यहाँ पर केवल इसलिए कि इसकी नियुक्ति क्यों होती है, किसकी? आयुक्त की, आयुक्त भू अभिलेख की। इस लाइन में ये जो लिखा है ना, भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेखों का प्रबंध और नियंत्रण करने के लिए। इसके अलावा किसी अधिकारी के बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर में केवल एक ही ऑफिसर है हर जगह। कौन? डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। यहाँ के बाद आप सब कुछ भूल जाएं, ठीक है। कामों के बारे में आपसे अगर ये तो पूछा जाएगा नियुक्ति किसकी कहाँ पर होती है, एक ही कॉन्सेप्ट है। चैप्टर 7 में सर्वे से रिलेटेड सारे काम कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, यानी कि कलेक्टर, ठीक। तो इसमें अपने को क्या करना है? भू सर्वेक्षण तथा भू अभिलेखों का प्रबंध के लिए इसकी नियुक्ति की जाएगी आयुक्त की, ठीक है। सेक्शन 63 में आपको केवल इतना करना है, अपर आयुक्त भू अभिलेख की नियुक्ति और उसकी शक्तियाँ, बाकी सब छोड़ दें, ठीक है। फिर आता है 64, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की नियुक्ति। तो ये कहते हैं कि इनकी नियुक्ति की जाएगी, कैसे की जाएगी? भू सर्वेक्षण के अधीन, जो कि भू सर्वेक्षण के अधीन है, ऐसी भूमियों के संबंध में भू सर्वेक्षण के अधीन है। जिले का कलेक्टर जिला सर्वेक्षण अधिकारी होगा, ठीक है। जिले का अपर कलेक्टर, कलेक्टर के लिखित आदेश दिए जाने पर आवंटित ऐसे क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। उपखंड अधिकारी कौन होगा? उप सर्वेक्षण अधिकारी। तो कलेक्टर कौन बन जाएगा?
जिला सर्वेक्षण अधिकारी डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, और उपखंड अधिकारी कौन बन जाएगा, उप सर्वेक्षण अधिकारी। समस्त जिले सर्वेक्षण अधिकारी आयुक्त भू अभिलेख के अधीनस्थ होंगे। अब ये एक मिनट, क्लॉज डी इसमें रह गया, तहसीलदार, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार अपने अपने क्षेत्र के भीतर सहायक सर्वेक्षण अधिकारी के रूप में होंगे। जो सहायक सर्वेक्षण अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, तहसीलदार, अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार। ठीक है। हाँ अभिषेक, ये बताओ कि अपन ने कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर बना दिया है ना, उपखंड अधिकारी को उप सर्वेक्षण अधिकारी बना दिया, तहसीलदार को भी अपन ने सहायक सर्वेक्षण अधिकारी बना दिया। तो ये बताओ कोई भी कि ये जो बीच में 3 अधिकारी रह गए, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, इनको कुछ नहीं बनाएंगे हम। अच्छा, एसडीओ को चार्ज मिल गया, ठीक है। तो ठीक है, अब इसमें सब सेक्शन 2, 3 और 4 हैं। सब सेक्शन 2 और 3 रिलेटेड है सेक्शन 12 से। सेक्शन 12 किस किस की अधीनस्थता बता रही थी हमें कि समस्त राजस्व अधिकारी किसके अधीनस्थ होंगे, राज्य सरकार के, है ना, खंड के यानी कि डिवीजन के समस्त राजस्व अधिकारी किसके अधीन होंगे, आयुक्त के। तो यहाँ पर सर्वे के लिए खंड के समस्त राजस्व अधिकारी किसके अधीनस्थ होंगे, नो डाउट आयुक्त भू अभिलेख, आयुक्त भू अभिलेख, क्योंकि सर्वे चल रहा है तो यहाँ पर हम कमिश्नर को कमिश्नर ना बोलकर क्या बोलेंगे, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड। ठीक है ना। और जिले के समस्त राजस्व अधिकारी किसके अधीनस्थ होंगे, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के। तो ये जो क्लॉज 2 और 3 है वो रिलेटेड है सेक्शन 12 से, और जो क्लॉज 4 है आप चाहें तो इस पर मेंशन कर सकते हैं, क्लॉज 4 है रिलेटेड किससे, सेक्शन 23 से। तो अगर सेक्शन 23 से रिलेटेड है तो एक उपखंड के उसके सब डिवीजन के समस्त रेवेन्यू ऑफिसर किसके अधीनस्थ होंगे, डिप्टी सर्वे ऑफिसर के। ठीक है। और उसके अधीनस्थ किसके होंगे, उसके नायब, मतलब जो उसके अधीनस्थ कौन से हैं, समस्त उप सर्वेक्षण अधिकारी के, उसके नीचे कुछ दिया ही नहीं है। ठीक है। तो उप सर्वेक्षण अधिकारी, तो ये पूरा सेक्शन क्लॉज इसका जो 2 है 64 सब सेक्शन 2 और 3 किससे रिलेटेड है, सेक्शन 12 से, और 4 किससे रिलेटेड है, सेक्शन 23 से। हाँ 65 की मैं ये बात करते हैं, सब सेक्शन 3 की बात करें, बेसिकली शक्तियों की बात कर रहे हैं, कौन सी शक्ति कैसे होती हैं। तो ऐसी भूमियों के संबंध में जो कि भू सर्वेक्षण के अधीन है, इस संहिता के अधीन कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार की शक्तियाँ क्रमशः जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी या सहायक सर्वेक्षण अधिकारी में निहित होंगी। तो नो डाउट जब वो वही लोग हैं तो उनकी शक्तियाँ भी उसी में होंगी, बाकी सब छोड़ दें। अब डेफिनेशन आती है जो सेक्शन वाइज भी बड़ी महत्वपूर्ण है, सेक्शन 66 भू सर्वेक्षण की परिभाषा। भू सर्वेक्षण की परिभाषा, तो भू सर्वेक्षण करने के लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, हम भू सर्वेक्षण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सर्वेक्षण करने के बाद इस पर रेवेन्यू डिसाइड करना है। ठीक है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे भूमि में हमें यह पता पड़ जाए कि इस भूमि से इतना रेवेन्यू वसूला जा सकता है ना, ऐसा हम क्या करें इसमें। तो देखें इसमें बताया हुआ है 66 में, तो ये कहते हैं नंबर 1 भू सर्वेक्षण संख्यांकों, भूखंड संख्यांकों। भूखंड संख्यांक क्या होते हैं, शहरों में, और सर्वेक्षण संख्यांक होते हैं ग्रामों में विभाजन विद्यमान, वो नगरीय क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों में। ठीक है। विभाजन विद्यमान सर्वेक्षण संख्यांकों, भूखंड संख्यांक को मान्य करने, पुनर्क्रमांकित करके नवीन सर्वेक्षण संख्यांक विरचित करने। तो क्या करेंगे, जितने भी जो रिकॉर्ड वो दिए थे नंबर, प्लॉट नंबर, सर्वे नंबर, उन सबको या तो हम एज इट इज़ रख सकते हैं, और हमें ज़रूरत लगती है कि इनमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है, सुविधाओं में परिवर्तन हुआ है, तो हम नंबर चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी अगर चेंजेस किए जाएंगे, अगर आपने सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर अगर ये चेंज कर दिए हैं तो फिर आप उसको क्या करोगे, अगर चेंज किए हैं तो कैसे पता पड़ेगा कि आपने चेंज कर दिए हैं रिकॉर्ड्स में, तो उसके लिए आपको नया नक्शा बनाना पड़ेगा। ठीक है। 107 में हम नक्शे के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने चेंज कर दिए हैं तो भूमि का नक्शा तैयार करना पड़ेगा, और फिर अगर ये चेंज कर दिए हैं तो अब सर्वे नंबर अगर आपने चेंज कर दिए हैं तो बड़ी मतलब कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर भूमि स्वामियों के जो अधिकार हैं, अधिकार अभिलेख भी बदल जाएंगे। हो सकता है आज ए नामक व्यक्ति का जो प्लॉट था, उसकी ज़मीन थी, वो सर्वे नंबर 58 में थी, और चेंज होने की वजह से वो 54 में आ गई। तो अब अधिकार अभिलेख भी चेंज हो जाएंगे। सेक्शन 108 में रिकॉर्ड ऑफ राइट बताए गए हैं कि किस सर्वे नंबर पे किस भूमि स्वामी का अधिकार है, तो फिर वो भी चेंज हो जाएंगे, है ना। तो सारा केवल एक संक्रिया से, क्या, प्लॉट नंबर सर्वे नंबर चेंज करने से
सारे नक्शे बदलेंगे, उसमें जिस जिस भूमि स्वामी का नाम होगा वो भी बदल जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। इसके लिए फील्ड बुक तैयार की जाएगी, इतना सा अंडरलाइन करें। क्षेत्र पुस्तिका तैयार की जाएगी और अन्य अभिलेख तैयार किए जाएंगे जो भी रिकॉर्ड्स होंगे। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो इस पूरे सेक्शन में, अगर आप याद भी ना करें तो इस पूरे सेक्शन में अगर हम केवल 2 चीजें चेंज कर दें, सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर अगर कर दें तो, अगर नहीं करते हैं एज इट इज उनको रखते हैं, ये जरूरी नहीं कि हम हर बार करें, एज इट इज रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपने चेंज कर दिए हैं तो नो डाउट आपको उसके नए नक्शे बनाने पड़ेंगे। नए नक्शे बनाने पड़ेंगे तो अधिकार अभिलेख भी चेंज होंगे, अधिकार अभिलेख चेंज होंगे तो फील्ड बुक भी चेंज होगी, और जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे नक्शे 107 में बताए गए हैं, 108 में आपको क्या बताया गया है, अधिकार अभिलेख, और 114 में आपको अदर जितने भी खसरा खतौनी वाट एवर जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं लैंड रिकॉर्ड, वो 114 में बताए गए हैं। तो ये सब चेंज करने पड़ेंगे आपको, यही पूरे सेक्शन में दिया है। अगर आप उसको कॉन्सेप्चुअल समझ लें तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, केवल एक लाइन याद कर लें, बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत नहीं है। मैं कुछ विशेष आपको सेक्शन या विशेष पॉइंट मेंशन कराऊंगा, उतने पर फोकस करना है, बाकी इसको सब आप इग्नोर मारें। चलें, 67 बहुत महत्वपूर्ण है। 67 ये कहती है कि भाई ये जो रेवेन्यू का डिसाइड करना, उसके लिए जो सर्वे करना है वो कैसे स्टार्ट होता है। तो इसकी स्टार्टिंग होती है, ये कहते हैं जिला सर्वेक्षण अधिकारी। देखें, अब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, अब केवल अशुद्धियों, जो गलतियों को ठीक करना, शायद 89 में है ना, वो किस में है पुराना, तो उसको उपखंड अधिकारी की शक्ति है गलतियों को, लिपिकीय और गणितीय जो गलतियां उनको छूट मतलब उनको शुद्ध करने की। उसके अलावा सारे काम कौन करेगा, केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। चैप्टर 7 इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, इतना अपने दिमाग में रखें। एक्सेप्शनल केसेस में मैंने आपको 62 में बता दिया गया है कि आयुक्त भू अभिलेख क्या करेगा, और 89 में एसडीओ क्या करेगा, बाकी सब भूल जाएं। तो चले, ये क्या करेगा, जिला सर्वेक्षण अधिकारी अपने प्रभार के संपूर्ण या किसी क्षेत्र में भू सर्वेक्षण राजपत्र में उस आशय की अधिसूचना प्रकाशित करके प्रारंभ करेगा। अब यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव निकल रहा है, अगर इन्होंने पूछ लिया तो बन सकता है कि जो सर्वे है, लैंड सर्वे, वो किस क्षेत्र में किया जाता है, या पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ होता है, या डिवीजन में होता है, या डिस्ट्रिक्ट में होता है, कहाँ होता है। इस लाइन को पढ़ें और मुझे बताएं कि कहाँ होता है। जिन क्षेत्रों में अधिसूचना निकाली गई। और कोई, ये स्टेट वाइज और डिवीजन वाइज होना जरूरी नहीं है, ये होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिले वाइज, है ना, क्योंकि ये कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर का जो क्षेत्राधिकार होता है वो केवल और केवल एक डिस्ट्रिक्ट होती है। ठीक है, उसके लिए कह रहे हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है भाई ग्वालियर का कलेक्टर है, ग्वालियर का डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर है, वो सर्वे करना चाहता है, बाकी पूरे जो 52 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे उनमें नहीं करना चाहता, केवल एक का करना चाहता है, तो एक का करेगा। और उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे ज़िले का करे। हो सकता है ग्वालियर के किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा विकास हुआ हो तो उसने कहा नहीं अब हम यहाँ पर सर्वे करेंगे, तो जितने का करना है। यानी कि जो सर्वे होता है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है ना, पूरे संभाग का या पूरे स्टेट का एक बार सर्वे होना जरूरी नहीं। और डिस्ट्रिक्ट में भी ये कलेक्टर बताएगा कि या तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का या उसके किसी क्षेत्र का सर्वे हमें कराना है। इस लाइन का यही अर्थ निकलता है। ठीक है, हाँ, तो उपधारा 2 कह रही है कि उपधारा 1 के अधीन अधिसूचित भूमियां उक्त अधिसूचना की तारीख से तब तक भू सर्वेक्षण के अध्ययन समझे जाएंगी जब तक भू सर्वेक्षण समाप्त करने वाली उद्घोषणा जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा ना निकाल दी जाए। तो कुल मिलाकर एक जो क्षेत्र है वो भू सर्वेक्षण के अधीन कब से रहता है, जब से अधिसूचना निकाली जाती कि यहाँ पर सर्वे अब स्टार्ट हो रहा है इस डेट से, और वो कब तक चलता है, जब तक कि उस डेट को, मतलब उस सर्वेक्षण को समाप्त करने की उद्घोषणा द्वारा डेट ना दे दी जाए। तो उद्घोषणा से उद्घोषणा तक सर्वे चलता रहे, और वो क्षेत्र सर्वे के अधीन रहता है। और जैसे ही क्षेत्र सर्वे के अधीन रहता है तो सारे अधिकारी कौन हो जाते हैं, सर्वेक्षण अधिकारी, अलग अलग टाइप के। ठीक है, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, उप सर्वेक्षण अधिकारी, सहायक सर्वेक्षण अधिकारी। चलें, निम्नांकित परिस्थितियों में जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा भू सर्वेक्षण किया जाएगा।
तो किन परिस्थितियों में किया जाएगा? एक तो अगर राज्य सरकार डायरेक्शन देती है तब, या फिर 30 वर्ष पूर्ण हो गए, क्योंकि एक जो सर्वेक्षण किया जाता है, एक जो असेसमेंट किया जाता है भूमि पर, टैक्स डिसाइड किया जाता है, वो कितने साल के लिए किया जाता है? 30 साल के। 30 साल खत्म तो नया सर्वे करना पड़ेगा। संदर्भ नक्शा जीर्ण शीर्ण या अनुपलब्ध होने पर, जो नक्शे वगैरह जो डॉक्यूमेंट हैं अब वो जीर्ण शीर्ण हो गए, खराब हो गए या अनुपलब्ध हो गए, ऐसी अन्य परिस्थितियाँ जिला सर्वेक्षण अधिकारी उचित समझे। ये भी इन्होंने दे दिया, अगर उसको उचित लगता है तो फिर से सर्वे करेगा। ठीक है, अब आप सारी की सारी चीज़ें केवल आपको क्या करना है, जितने टाइटल आप याद कर सकते हैं करते चलें। 68 का टाइटल याद कर दें, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, 69, 70 ये सब आप टाइटल वाइज करें। 72 आबादी, ग्राम की आबादी का अवधारणा, यहाँ पर आप सेक्शन वाइज स्पेशली करें, ये भी सेक्शन वाइज ही है, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। ग्राम की आबादी का अवधारण कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। इसके संबंध में अपन ने 3-4 सेक्शन की थी, एक 260 वो 243 से 246 तक का अपन ने लिया था, है ना, और सेक्शन 21A में तो दी गई है, और एक 72 में यहाँ पर आबादी शब्द का उपयोग किया गया है। (74) टाइटल वाइज कर लें। फिर आता है बंदोबस्त की परिभाषा। जो सर्वे किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? बेसिकली सेटलमेंट के लिए, ठीक है ना। तो सर्वे ये क्या होता है? बंदोबस्त। बंदोबस्त होता है राजस्व सर्वेक्षण चालू रहने के दौरान स्थानीय क्षेत्र की भूमियों पर भू राजस्व का अवधारित और पुनरीक्षित करने के लिए, देय भू राजस्व अवधारित और पुनरीक्षित करने के लिए। तो पहली बात तो ये आती है कि बंदोबस्त कब किया जाता है? राजस्व सर्वेक्षण चालू रहने के दौरान। राजस्व सर्वेक्षण कब से कब तक रहता है? सेक्शन 67 में उद्घोषणा से उद्घोषणा तक, है ना, इसके बीच में सर्वेक्षण चल रहा है। उसके बीच में तो राजस्व सर्वेक्षण चालू रहने के दौरान जो संबंधित क्षेत्र है जिस पर रेवेन्यू सर्वेक्षण चल रहा है, सर्वे चल रहा है, उसकी भूमियों पर जो भी भूमियाँ उस पर देय भू राजस्व अवधारित और पुनर्निर्धारित करने के लिए, या तो नया करेंगे या पुराना है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, तो अवधारित या पुनरीक्षित करने के लिए। तो ऐसी समस्त संक्रियाएं वो क्या कहलाती हैं? बंदोबस्त कहलाती हैं। और वह अवधि जिसके लिए ऐसे निर्धारित किया गया बंदोबस्त लागू रहता है वो क्या कहलाती है? बंदोबस्त की अवधि। और बंदोबस्त की अवधि कितनी है? 30 ईयर्स। ठीक है, तो 30 ईयर्स ये जो बताए गए हैं, सर्वे बंद होने के बाद जो एक अवधि, एक पीरियड चालू होगा वो क्या है? वो है बंदोबस्त की अवधि। और बंदोबस्त की अवधि हमें बताई गई है 30 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें दो डेफिनेशन दी गई हैं, एक तो बंदोबस्त को डिफाइन किया गया है और एक बंदोबस्त की अवधि को डिफाइन किया गया है। 77 सेक्शन वाइज कर लें। हाँ, 77 में एक प्रोविजन दिया गया है जो अच्छा है। जिला सर्वेक्षण अधिकारी राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर से के अनुसार प्रत्येक सर्वेक्षण संख्यक भूखंड संख्यांक या उनके खंडों के लिए भू राजस्व निर्धारित करेगा। ठीक है, प्रत्येक के लिए, भले ही उससे वसूला ना जाए, जो हम बात कर रहे थे ना, वसूला जाए या ना वसूला जाए, लेकिन निर्धारित सब पर किया जाएगा। यही वाली बात इन्होंने और स्पष्ट रूप से सेक्शन 80 में कह दी, समस्त भूमियां निर्धारण के दायित्वाधीन होंगी। ये वाली बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि लास्ट लाइन पढ़ें इसकी, भू राजस्व के भुगतान के लिए दायित्वाधीन हो या नहीं। तो समस्त भूमियों पर निर्धारण किया जाएगा, भले ही वो भू राजस्व के भुगतान के लिए दायित्वाधीन हो या नहीं। भू राजस्व के भुगतान से छूट कहाँ दी गई है? एक तो सेक्शन 58 में, 58A में, दोनों में, 58 और 58A दोनों में है। और आगे जाकर हम देखेंगे सेक्शन 144 में भी आपको छूट प्रदान की जा सकती है ना। प्राकृतिक आपदा, वर्षा या सरकार के आदेश के द्वारा खेती नहीं की गई है तो किसानों को उस ईयर में भू राजस्व छूट प्रदान कर दी जाएगी। तो सेक्शन 80 इस संबंध में महत्वपूर्ण है। निर्धारण के सिद्धांत सेक्शन वाइज महत्वपूर्ण है। अब जो निर्धारण किया गया 82 में एक ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है, वो कहता है आगामी राजस्व वर्ष से प्रभावी होगा। हमें बेसिकली वसूलना क्या है? 82 में हमें क्या वसूलना है? राजस्व, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अक्टूबर। तो जो निर्धारण किया जाएगा वो कब से लागू होगा? भले ही आपने जुलाई में कर दिया, लेकिन वो लागू कब से होगा? अगला जो 1 अक्टूबर आएगा, यानी अगला रेवेन्यू ईयर।
84 अधिकारों को त्यागने वाले भूस्वामियों को वृद्धि से माफ़ी। बेसिकली यहाँ पर ये कह रहे हैं सेक्शन 173 का इसमें यूज़ किया, हाँ 173 का यूज़ किया है। एक्चुअल में ये बड़ी ऐसी सेक्शन बोल रहे हैं जैसे बड़ा एहसान कर रहे हैं हम पर। ये कहते हैं यदि आपने अपने जितने भी हित हैं वो भूमि पर त्याग दिए हैं, अधिकारों को त्याग दिया। 173 में हम त्यजन की बात करते हैं। त्यजन में क्या होता है कि कोई भूमि स्वामी सरकार के पक्ष में अपनी भूमि को त्याग देता है और उस पर ये कहना है अगर आपने त्याग दिए तो फिर आपको उस पर रेवेन्यू देने की ज़रूरत नहीं। कितना अच्छा वो है, ठीक है ना। यही वाली बात ये कह रहे हैं कि भाई किसी ने त्याग दी है तो उसको हम लास्ट में क्या कह रहे हैं, माफ़ी मिल जाएगी भू राजस्व के भुगतान से। बड़ा एहसान इनका, ठीक है। ये बात 173 में बताई गई है। यहाँ पर हम 84 में याद कर लें, ठीक है। 85 भू राजस्व के निर्धारण की अवधि। तो भू राजस्व कब तक के लिए होता है? ये एक बार जो असेसमेंट किया जाता है 30 वर्ष के लिए। लेकिन पैरा 2 कह रहा है इस पर ये शब्द याद करें, विशेष परिस्थितियों में कारण उल्लिखित करते हुए। ये काम कौन करेगी? राज्य सरकार, ठीक है ना। राज्य सरकार इस क्षेत्र को भू राजस्व के निर्धारण परिवर्तन के 30 वर्ष के पूर्व भी जिला सर्वेक्षण अधिकारी को आदेश दे सकती है कि वो उसमें जो अवधि है उसको कम करे। लेकिन ऐसी कम हुई अवधि किसी भी दशा में 15 वर्ष से कम नहीं की जाएगी। वैसे तो कितना है, 30 वर्ष से कम नहीं होगा। अच्छा एक मिनट, 30 वर्ष से कम नहीं होगा। 2018 से पहले MPLRC जो हुआ करती थी उसमें ऐसा लिखा था 30 वर्ष से कम नहीं होगा, लेकिन इसमें ऐसा लिखा है 30 वर्ष की होगी। तो याद कर लें, ये बड़ा गलती हो जाती है हमसे। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, उसमें लिखा था 30 वर्ष से कम नहीं होगा, यानी कि ज़्यादा भी हो सकता है। ये कह रहे हैं 30 वर्ष की होगी, यानी इन्होंने फिक्स बता दिया एक बार जो असेसमेंट किया जाएगा वो 30 वर्ष के लिए किया जाएगा और केवल विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार के डायरेक्शन पर डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर उसको कम करेगा, लेकिन वो भी 15 वर्ष से कम नहीं कर पाएगा, 15 वर्ष से कम का नहीं होगा। सब क्लॉज 3 कह रहा है इसका, किसी भूमि पर किए गए निर्धारण की अवधि समाप्त होने के उपरांत उस भूमि के भू राजस्व को पुनरीक्षित करने की अधिकारता उपखंड अधिकारी को होगी। ठीक है, यहाँ पर एक नया नाम आ गया। चलें ठीक, अब हम सीधे 89 की बात कर लेते हैं, बहुत पूछी जाती है। गलतियों को ठीक करने की उपखंड अधिकारी की शक्ति। तो कोई लिपिकीय या गणितीय भूल हुई है भू सर्वेक्षण के दौरान और भू सर्वेक्षण समाप्त हो गया। देखें, अगर भू सर्वेक्षण चल रहा है तो गलतियों को कौन ठीक कर देगा? डिप्टी सर्वे ऑफिसर। लेकिन यदि समाप्त हो गया तो उन गलतियों को कौन ठीक कर देगा? है ना, SDO। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। और ऐसी गलती को ठीक करने के कारण भू राजस्व का कोई बकाया देय नहीं होगा। अगर आपने गलती ठीक की और उसके कारण पहले जो गलती, वो जो उसमें जो कुछ भी मेंशन था उसकी वजह से किसी व्यक्ति को बढ़ा हुआ भू राजस्व देना पड़ रहा था, ठीक है, और आपको अब जो गलती आपने ठीक की है उसके बाद अब उसी व्यक्ति को कम भू राजस्व देना पड़ रहा है, तो वो जो बकाया वो भू राजस्व वो देने के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब आप कर लें। 91A नियम बनाने की शक्ति। अरे 90 भी इसमें चेंज कर दी गई 2022 में। क्या कहती है? भू सर्वेक्षण समाप्त होने के उपरांत कलेक्टर की शक्ति है। तो भू सर्वेक्षण समाप्त होने के उपरांत सेक्शन 68, 72, 73, 77 के अधीन सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां जिला कलेक्टर को होंगी। तो ठीक है, ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अगर ये ना भी देते तो अगर सर्वे समाप्त हो गया है तो सर्वे समाप्त होने के बाद डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के पावर किसके पास चले जाएंगे? कलेक्टर के पास, है ना, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है। और तहसीलदार की शक्तियां तो जिला सर्वेक्षण अधिकारी से भू सर्वेक्षण समाप्त होने के उपरांत 69 और 70 के अधीन जिला सर्वेक्षण अधिकारी की शक्तियां तहसीलदार को होंगी। ये बस समझने वाली बात है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट गलत हो सकता है, क्योंकि तहसीलदार बेसिकली, अगर तहसीलदार को हम सर्वे के अनुसार चेंज करते हैं उसका नाम, तो क्या होगा? वो सहायक सर्वेक्षण अधिकारी, ना कि जिला सर्वेक्षण अधिकारी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं सेक्शन 69 और 70। यहाँ पर आपको ये याद नहीं करना है किसकी शक्ति है, आपको 68 और 70 ये दो सेक्शन याद करनी है। ये टिपिकल OT हो सकता है कि जिला सर्वेक्षण अधिकारी सेक्शन 68 और 70 के पर्पस के लिए उसकी शक्तियाँ किसको चली जाएंगी? तहसीलदार को। बाकी के आप ऊपर वाले सेक्शन याद भी ना करें तो कॉमन सेंस OT सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि कलेक्टर ही डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा सेक्शन 68 और 70। नियम बनाने की शक्ति इस चैप्टर के लिए किसको है? राज्य सरकार को। ठीक,
अब आते हैं हम चैप्टर 8 पर। चैप्टर 8 सेक्शन 92 से 103 तक है और मैं नहीं समझता कि इस चैप्टर से सिंगल ओटी आने की संभावना है, इसलिए मैं इस चैप्टर में आपको केवल 2 ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, उन पर आप फोकस करें। एक 92 में लिखा है, या हम टाइटल में ही देख लेते हैं चैप्टर के, नगरीय क्षेत्र में की भूमि का निर्धारण और पुनर्निर्धारण। यानी कि चैप्टर 7 हमारा किससे रिलेटेड था? नगरेतर क्षेत्र, और ये नगरीय क्षेत्र। और यहाँ पर जो ऑफिसर है वो कलेक्टर होगा, ना कि डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। बात खत्म। मैं इससे ज़्यादा नहीं समझता कि इसमें से और कोई ओटी आने की संभावना, मेरे ख्याल से आया भी नहीं होगा इसमें से। अभी तक आया है कोई? 92 में तो नगरीय क्षेत्र है, बात खत्म। ठीक है, नहीं ये जो अमेंडमेंट वगैरह जितने भी हैं ना वो उसी में ही हैं, ऊपर वाले में हैं, चैप्टर 7 के हैं अमेंडमेंट जो तुम देख रही हो, नंबर 3 और ये जो लिखा हुआ है। हाँ हटा दिए ना, जैसे 97, 98, 99 हटा दिए गए हैं। तो अगर आप इसमें 3 शब्दों को याद कर लें तो आपका काम चल जाएगा। पहले चैप्टर 8 नगरीय क्षेत्र से रिलेटेड है, अधिकारी कौन है? कलेक्टर। और नगरीय क्षेत्रों में की भूमि को हम किस रूप में बांटते हैं? प्लॉट नंबर। ठीक है, तो 3 चीजें आ रही हैं, कलेक्टर, नगरीय क्षेत्र और प्लॉट नंबर। यहां पर सर्वे नंबर नहीं आएगा। सर्वे नंबर कहां आता है? नॉन अर्बन एरियाज में। अर्बन एरियाज में क्या आ रहा है? प्लॉट नंबर। 3 चीजें आप कर लें, बाकी आप सेक्शन वाइज देख लें, क्योंकि इसमें पढ़ाने का कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा चैप्टर 9। हाँ, जो भी हटा दी गई है वो आप देख लें। ठीक है, अब आ जाता है 104, पटवारी के हलकों की विरचना तथा उसमें पटवारी की नियुक्ति। चैप्टर पहले अपन चैप्टर 9 देख लेते हैं, भू अभिलेख। तो जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उसके बारे में कौन तैयार करेगा, कौन उनका, पहले तो लैंड रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं उनको कौन तैयार करेगा, कौन उनका शुद्धिकरण करेगा, है ना, और कैसे आप अपने नाम पे लैंड रिकॉर्ड दर्ज कराएंगे, और अगर नहीं कराते तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा, ये सब हमें लैंड रिकॉर्ड से संबंधित प्रोसीजर इसमें बताया। महत्वपूर्ण चैप्टर है, प्रैक्टिकल भी बड़ा महत्वपूर्ण है ना, और हर चीज़ के लिए, प्री मेन सबके लिए महत्वपूर्ण है। और अच्छी बात ये है, नहीं अब ये चेंज है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफ़ी। ठीक है, तो पटवारी हलकों की विरचना, उसमें पटवारी की नियुक्ति। इस चैप्टर को, विशेष तौर पर इस चैप्टर को आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी तरह से सेपरेट करके पढ़ना। जब मध्य प्रदेश के लिए पढ़ें तो मध्य प्रदेश के लिए अलग से तैयार करना और छत्तीसगढ़ के लिए अलग से तैयार करना। बेसिक चेंजेस हैं। जैसे हमने कल बात की थी सेक्शन 44 में कि अपील किन मामलों में नहीं होगी, तो हमने बात की थी 104 और 106 के अधीन कलेक्टर द्वारा नियुक्ति से संबंधित जो आदेश दिए जाते हैं उसमें अपील नहीं होगी। तो उसमें पटवारी, नगर सर्वेक्षक वगैरह की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो फिलहाल हम देखते हैं पटवारी हलकों की विरचना। तो कलेक्टर क्या करेगा? एक क्षेत्र में पटवारी तहसील के ग्रामों को पटवारी हलकों में विन्यस्त करेगा। तो यहाँ पर 3 ओटी निकल के आ गए। पहला तो कलेक्टर करेगा, दूसरा क्या करेगा? पटवारी हलकों की विरचना कलेक्टर करेगा। और कहाँ करेगा? तहसील के ग्रामों में। हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए कि भाई जिले के ग्रामों में, तो आप कलेक्टर की अधिकारता जिले में होती है तो आप वो कॉमन सेंस लगाते हैं वो कर दें। नहीं, आपको यहाँ पर देखना है तहसील के ग्रामों। तहसील भी कलेक्टर के अंतर्गत ही आती है, कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में ही आती है। ठीक है, तो तहसील के ग्रामों में क्या किया जाएगा? पटवारी हलकों की विरचना की जाएगी। पटवारी हलकों का मतलब है ये बताया जाएगा इस तहसील का कितना भाग एक पटवारी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अलग अलग पटवारियों के अलग अलग क्षेत्र होंगे, उन क्षेत्रों को हम क्या बोल रहे हैं? हलका। ठीक है, तो उनमें चेंजेस, अल्ट्रेशन, नोवेशन, अल्ट्रेशन सब कर सकेगा। किसमें? हल्का। दूसरा आता है सबसेक्शन 2, कलेक्टर भू अभिलेख रखने तथा उनका शुद्धिकरण करने के लिए एक या अधिक पटवारियों की नियुक्ति करेगा। तो नियुक्ति कहाँ बताई गई है? 104(2) में, ऐसे याद करें 104(2) में नियुक्ति बताई गई है। ठीक है, तो कलेक्टर इनकी नियुक्ति क्यों कर रहा है? पटवारियों की भू अभिलेख रखने तथा उनका शुद्धिकरण करने के लिए। और आगे राजस्व निरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी भू अभिलेख तैयार करने और उनके रखे जाने का पर्यवेक्षण करने के लिए। यानी कि ये जो लैंड रिकॉर्ड है वो तैयार कौन करेगा? RI। ठीक है ना, RI लैंड रिकॉर्ड तैयार करने के बाद किसके पास रख देगा? भू अभिलेख पटवारी के पास।
ठीक है, और उनका पर्यवेक्षण करेगा पटवारी ठीक से उसको रख रहा है या नहीं, और पटवारी उनमें शुद्धिकरण कर सकता है। तो यहाँ से प्रोसीजर चालू होता है, आरआई उसको तैयार करेगा, पटवारी के पास रख देगा, पटवारी उसका शुद्धिकरण भी कर सकता है, लेकिन उसका पर्यवेक्षण कौन करेगा, रखे जाने का पर्यवेक्षण कि वो ठीक से रख रहा है या नहीं, ये कौन करेगा, आरआई। ये हमें आगे देखने को मिलेगी ये वाली बात। चलें, तो इतना कर लिया, बाकी सबसेक्शन 3 छोड़ दें, हमें हमारे मतलब की नहीं है। 105 राजस्व निरीक्षकों के हलकों की रचना। तो कलेक्टर तहसीलदार के पटवारी हलकों को राजस्व निरीक्षकों के हलकों में विन्यस्त करेगा। पटवारी हलकों को राजस्व निरीक्षकों के हलकों में विन्यस्त करेगा, यानी कि ये बताएगा एक या दो पटवारी के जो हलके हैं वो एक राजस्व निरीक्षक के अंडर में आएंगे। इतनी बात क्लियर है। तो पटवारी के जो हलके बनाए गए हैं उनको किसके अंडर में दे देगा, कलेक्टर आरआई के अंडर में दे देगा, और उसके लिए इसको आरआई की नियुक्ति करनी पड़ेगी जो 106 में करेगा। तो कलेक्टर प्रत्येक जिले में इतने व्यक्तियों को जितना वह ठीक समझे, इसमें केवल आरआई नहीं दिया गया है, आरआई है, नगर सर्वेक्षक है, सहायक नगर सर्वेक्षक है, मापक यानी मेजरर है ना। ये किस लिए तैयार करेगा, नियुक्त करेगा, ये नियुक्त करेगा भू अभिलेख तैयार किए जाने तथा उनके रखे जाने का पर्यवेक्षण करने के लिए, जो मैं आपको बता रहा था। तो भू अभिलेख के संबंध में आपसे अगर पूछा जाता है कि पटवारी की नियुक्ति क्यों होती है और आरआई की नियुक्ति क्यों होती है, तो आपको इस स्टोरी को याद करना है। स्टार्टिंग हम आरआई से करेंगे, आरआई तैयार करेगा और उनको पटवारी के पास रख देगा, पटवारी उनको शुद्धिकरण करेगा, और पटवारी ठीक से रख रहा है या नहीं रख रहा है तो रखे जाने का पर्यवेक्षण कौन करेगा, आरआई। तो आरआई क्या करेगा, भू अभिलेख तैयार करने का और उनको रखे जाने का पर्यवेक्षण करेगा, और तैयार करके जो रख देगा तो पटवारी के वो ये आरआई करेगा, पटवारी क्या करेगा, भू अभिलेख रखेगा और उनका शुद्धिकरण करेगा। ठीक है, बाकी नगर सर्वेक्षक, सहायक नगर सर्वेक्षक, पटवारी समझा जाएगा। तो ये नगर सर्वेक्षक तथा सहायक नगर सर्वेक्षक को सबसेक्शन 2 में उनके भार साधन के अधीन आने वाले क्षेत्र में ये जो सेक्शन बताए गए इनके प्रयोजनों के लिए क्या समझा जाएगा, पटवारी। मुझे नहीं लगता इससे ओटी आएगा, लेकिन ठीक है। अब आता है भूमि का नक्शा। भूमि का नक्शा एलआरसी में, शायद एमपी एलआरसी में इसको यूज़ किया गया, शायद खेत का नक्शा इस टाइप से किया गया है ना, फील्ड मैप इसको किया है, मैप ऑफ द लैंड। तो भूमि का नक्शा, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, पहले अपन समझ लें भूमि का नक्शा किस किस प्रकार की भूमि का नक्शा। जैसे हम सर्वे कर रहे थे तो सारे नक्शे बनाए जा रहे थे सेक्शन 66 में लैंड सर्वे में, ठीक है ना। हर प्रकार के हम जो भूखंड संख्यांक वगैरह जो चेंज हुए थे, सर्वे नंबर है ना, वो सब चेंज हुए थे तो उनके नक्शे बना रहे थे हम लोग। तो उसमें जो भी कुछ भी चेंज होता है तो हम केवल वहाँ ये ना माने कि एग्रीकल्चर लैंड में ही चेंजेस हुए हैं। एग्रीकल्चर लैंड में वहाँ पर जो भूमि है पूरी वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे एक तो खेती की भूमि होगी, उसमें आबादी भी होगी, उसमें ऐसी भूमि होगी जो गवर्नमेंट ने दी होगी खेती के लिए, ऐसी भूमि होगी जो प्राइवेट धारकों द्वारा भूमि होगी। कितनी सारी भूमियाँ आ गई, सोचा आपने। ओवरऑल भूमि में आबादी भूमि कितनी है, और ऐसी कितनी है जो लोग सरकार से पट्टे पर लिए हुए हैं, ऐसी कितनी है जो किसी की पर्सनल है। तो सबका अलग अलग नक्शा बनाया जाएगा, सबका अलग अलग मैप तैयार किया जाएगा। तो देखते हैं उस दशा में के सिवाय जबकि राज्य सरकार द्वारा अंतर निर्दिष्ट किया गया प्रत्येक ग्राम के लिए सर्वेक्षण संख्यांकों, भूखंड संख्यांकों की सीमाओं तथा बंजर भूमियों को दर्शाने वाला एक नक्शा तैयार किया जाएगा जो भूमि का नक्शा कहलाएगा। तो किस किस के लिए, आप एक ग्राम के लिए क्या क्या करेंगे, सर्वेक्षण संख्यांक, भूखंड संख्यांक और बंजर भूमियाँ जितनी भी हैं उनको दर्शाने वाला एक नक्शा होगा, वो क्या कहलाएगा, भूमि का नक्शा कहलाएगा। ठीक है ना। इतनी भूमियाँ क्या आ रही हैं भूमि के नक्शे में, सर्वेक्षण संख्यांक, भूखंड संख्यांक और बंजर भूमि। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा उसमें कौन सी आबादी है, कौन सी प्राइवेट व्यक्तियों की भूमि है, कौन सी सरकारी व्यक्तियों की, कुछ नहीं कहा। इसको ये आगे और डिवाइड करते जाएंगे। जैसे उन्होंने कहा प्रत्येक ग्राम की आबादी के लिए एक नक्शा तैयार किया जाएगा जिसके लिए प्राइवेट धारकों द्वारा अधिभोग में रखा गया क्षेत्र, वह क्षेत्र जो ऐसे अधिभोग में नहीं है, दर्शाया जाएगा। तो ग्राम की आबादी के लिए अब जो नक्शा है, जैसे उन्होंने अभी प्लॉट नंबर, सर्वे नंबर की बात की, बंजर भूमियों की बात, तो उसमें ये बता रहे हैं कि इनमें जो है आबादी का नक्शा कौन सा होगा, ग्राम की आबादी का, इसमें से अब आबादी का नक्शा निकाल लिया जाएगा। उसमें से भी ये कि प्राइवेट धारक जो हैं भूमि धारण कर रहे हैं उसका सेपरेट नक्शा बनाया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो क्लॉज 3 और 4 हैं इसमें स्पेशल डायरेक्शन पर नक्शे आएंगे।
तो राज्य सरकार यदि समझे कि ग्राम के मामलों में आवश्यकी की उपधारा 2 के अधीन तैयार किए गए नक्शे उन भूखंडों को जो प्राइवेट धारकों के अधिभोग में पृथक से दर्शाए जाए तो कलेक्टर को निर्देश दे सकेगी। तो राज्य सरकार क्या करेगी कि सबसेक्शन 2 में जो आबादी में जो नक्शे हैं, आबादी के नक्शे जो बनाए जा रहे हैं, उसमें अगर उसको सेपरेटली दर्शाना है कि भाई इनमें प्राइवेट धारकों के कितने क्षेत्रफल है, कितनी भूमि है, तो उसके लिए कलेक्टर को डायरेक्शन देगी कि इनके नक्शे अलग बनाए, तो कलेक्टर उसके लिए नक्शा अलग से बनवाएगा। और यदि ये तो राज्य सरकार ने डायरेक्शन दिया, या ग्राम पंचायत भी संकल्प पारित कर सकती है कि प्राइवेट धारकों द्वारा जितनी भी भूमियां हैं उसका नक्शा सेपरेटली बनवाया जाए। ठीक है, तो उसके नक्शे को भी सेपरेटली बनवाया जाएगा और जमीन के हिसाब से उससे टैक्स वसूला जाएगा कि भाई जो नक्शे बनाए जाए उसका खर्चा कितना वसूला जाएगा, जमीन के हिसाब से जितनी जमीन हो। तो हम भूमि का नक्शा बनाएंगे, आबादी का नक्शा प्राइवेट धारकों को अलग करते हुए बनाएंगे। राज्य सरकार ये भी कह सकती है कलेक्टर से कि भाई जो आबादी में, जो क्लॉज 2 में आबादी वाले नक्शे में प्राइवेट धारकों की उनको अलग कर दिया जाए, उसका अलग नक्शा बनाया जाए। ये संकल्प ग्राम पंचायत भी पारित कर सकती है कि भाई प्राइवेट धारकों की जो भूमि है उसका नक्शा अलग से बनाया जाए। ठीक है, इसमें जो ओटी आएगा वो क्लॉज 5 में दिया गया है। ऐसा नक्शा सर्वेक्षण के समय जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा और अन्य समस्त समयों में कलेक्टर द्वारा तैयार किया जाएगा। तो नक्शा कब तैयार किया जाएगा? यदि सर्वेक्षण, तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि जो नक्शा है वो हमेशा कलेक्टर द्वारा तैयार किया जाएगा। और गलती से जब कलेक्टर नक्शा तैयार कर रहा है उस वक्त यदि लैंड सर्वे चल रहा है तो कलेक्टर कौन हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के द्वारा नक्शा तैयार किया जाएगा। वैसे भी सेक्शन 66 में लैंड सर्वे में हमें बताया गया है कि नक्शा तैयार अलग से किया जाएगा। ठीक है, तो वो कौन कर रहा था? डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। चलें, नेक्स्ट आता है अधिकार अभिलेख। तो हमने लैंड सर्वे किया सेक्शन 66 में। ठीक है, हमने उसमें नक्शे अलग तैयार किए, सर्वे नंबर वगैरह सब बदल दिए। अब ये बात आती है कि जो लैंड सर्वे किया गया, आपने जो भी प्लॉट नंबर या सर्वे नंबर डाला, तो उस प्लॉट नंबर या सर्वे नंबर को यूज़ कौन कर रहा है? उस पर कोई भूमि स्वामी है, सरकारी पट्टेदार है, और अगर है तो वो किस अधिकार के नाते उसको यूज़ कर रहा है, और अगर किसी अधिकार के नाते यूज़ कर रहा है तो उस अधिकार के नाते उससे कितना रेवेन्यू लिया जाना चाहिए। तो बेसिकली अधिकार अभिलेख का मतलब होता है भूमि पर किसी व्यक्ति का अधिकार। वो अधिकार उस लैंड सर्वे पर, उस प्लॉट नंबर पर भूमि स्वामी के नाते है तो वो व्यक्ति कौन है। यदि उस प्लॉट नंबर पर सरकारी पट्टेदार के नाते है तो फिर वो सरकारी पट्टेदार कौन है, उसकी पूरी डिटेल। और यदि वो किस अधिकार के नाते कोई भी जिस रूप में भी उसका यूज़ कर रहा है, तो उस रूप में हो सकता है वो एग्रीकल्चर के लिए रूप यूज़ कर रहा हो सकता है 59 में बताया गया अदर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हो, तो किस पर्पज़ के यूज़ कर रहा है वो, और जिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है उस पर्पज़ के हिसाब से हम उस पर टैक्स डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये होते हैं अधिकार अभिलेख। अपन पढ़ते हैं। तो अधिकार अभिलेख में क्या क्या मेंशन होगा? प्रत्येक ग्राम एवं नगरीय क्षेत्र के लिए अधिकार अभिलेख। तो पहले तो ये कह रहे हैं जो अधिकार अभिलेख होंगे वो ग्राम में होंगे और नगरीय क्षेत्र में होंगे। नॉन अर्बन एरियाज़ के लिए इन्होंने अधिकार अभिलेख के लिए मना कर दिया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं उसमें क्या क्या होगा। समस्त भूमि स्वामियों के नाम और उनके पास कितनी भूमि है, कौन से प्लॉट नंबर है, कौन से सर्वे नंबर है, और वो सिंचित है या असिंचित है, इरिगेटेड है अनइरिगेटेड है, ये भी मेंशन किया जाए। सेम टू सेम सरकारी पट्टेदार के नाम और उस पर कौन सा प्लॉट नंबर, कौन सा सर्वे नंबर है, और वो इरिगेटेड है या अनइरिगेटेड है, तो वो मेंशन करेंगे। सी आ गया, अब अपने अपने हितों का परिकार। वो किस हित में, किस इंटरेस्ट में उस भूमि को धारण करते हैं, और यदि जिस इंटरेस्ट में भूमि धारण करते हैं उसके अनुसार दे लगान या भू राजस्व यदि कोई हो। यदि कोई हो का मतलब है यदि भूमि रेवेन्यू से छूट प्राप्त है तो फिर देना नहीं है, जैसे 58 और 58A में। और अगर छूट प्राप्त नहीं है तो हम देखेंगे कि भाई कितना लगान आप देते हो, और अन्य विशिष्टियाँ जो कि निर्धारित की जाएँ। तो आ गया अधिकार अभिलेख में क्या है भाई, किस प्लॉट नंबर पर, किस सर्वे नंबर पर किसका अधिकार है। अधिकार है तो किस नाते उसका वो यूज़ करता है, और जिस नाते यूज़ करता है उसके अनुसार उस पर टैक्स। हो गया आपका अधिकार अभिलेख। ठीक है, क्लॉज 2 कहता है वर्णित अधिकार अभिलेख भू सर्वेक्षण के दौरान या जब कभी भी राज्य सरकार अधिसूचना दे ऐसे निर्देश पर तैयार किए जाएंगे। तो अधिकार अभिलेख हमने देखा था सेक्शन 66 में भी अधिकार अभिलेख बनाए जा रहे थे, जब नक्शे वगैरह अलग बनाए जा रहे थे, रिकॉर्ड ऑफ राइट है ना, और अन्य जो रिकॉर्ड हैं रिलेटेड हैं
जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब बनाए जा रहे थे, ठीक है। और अन्य सब समय में भी बनाए जा सकते हैं जब राज्य सरकार निर्देश दे। राज्य सरकार जब चाहेगी वो कह सकती है नए अधिकार अभिलेख बनाए जाएं। तो ये अधिकार एक डॉक्यूमेंट था। हमारे पास 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट, 3 सेक्शन बताए, 107, 108 और 114 में डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। क्लियर? ठीक है, जल्दी करना है इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते, तो ध्यान रखना क्या क्या बताया जा रहा है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोसीजर आता है वो क्या आता है? म्यूटेशन का। म्यूटेशन यानी कि नामांतरण। जैसे ही आप म्यूटेशन की अपन बात करते हैं, तो जब कोई व्यक्ति किसी भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हित अर्जित करता है, यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि आप भूस्वामी बन रहे हैं, आपने किसी की संपत्ति खरीद ली है, जरूरी नहीं कि आप भूस्वामी बन रहे हैं, आप कोई भी इंटरेस्ट प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट से मतलब है ऐसा इंटरेस्ट जिस पर आपका नाम कम से कम खसरे की प्रविष्टि में आना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, हमारे यहाँ जो रेवेन्यू वसूला जाता है उस व्यक्ति से वसूला जाता है जो भूमि को यूज़ कर रहा है ना, राइट टू एंजॉय जिसके पास है, और इस तरीके से यूज़ कर रहा है कि उसको उस अधिकार के नाते अपना नाम खसरे में मेंशन कराना है। तब हम उस पर बनाएंगे म्यूटेशन की प्रोसीजर, तब होगी। उसी व्यक्ति से हम रेवेन्यू वसूलेंगे, क्योंकि सरकार उस व्यक्ति से रेवेन्यू वसूलती है। सरकार की नज़र में वो व्यक्ति संपत्ति का मालिक है जिसका नाम खसरे में है, और खसरे की प्रविष्टि जिसके नाम से है उससे रेवेन्यू वसूला जाएगा। तो सरकार ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी भूमि में कोई अधिकार अर्जित किया है तो उसका नामांतरण कराए। नामांतरण कराए यानी कि खसरे में उसकी प्रविष्टि कराए, ठीक है। खसरा तो आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादातर लोगों ने, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। 12 उसमें 12 कॉलम होते हैं, है ना। जो भी नया नाम आता है तो लास्ट वाले कॉलम में पहले 12 जो कॉलम है उसमें आता है, फिर फर्स्ट कॉलम में बाद में मेंशन किया जाता है, तो ऐसे नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वो बताया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भूमि में कोई भी ऐसा हित अर्जित करता है, ऐसा हित शब्द का उपयोग नहीं किया गया, हित अर्जित करता है किसी प्रकार का इंटरेस्ट। अब वो कौन सा इंटरेस्ट हो सकता है ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा हित जिससे उसको कम से कम राइट टू, ऐसा LRC में नहीं लिखा है, ये मैं बोल रहा हूँ, राइट टू एंजॉय मिले, है ना, उसको यूज़ करे, और इस तरीके से यूज़ करे कि सरकार कहे कि आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ही से हम रेवेन्यू वसूलेंगे, खसरे में उसका नाम एंट्री किया जाए। खसरे में नाम एंट्री करने को ही हम बोलते हैं म्यूटेशन, नामांतरण, ठीक है ना, जो खसरे में नाम की एंट्री की जाती है। तो वो कैसे किया जाता है? यदि आप कोई भी इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं किसी भूमि में, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? पटवारी को इसकी लिखित या मौखिक प्रज्ञापना देंगे, लिखित या मौखिक सूचना देंगे कि भाई हमने इस हित के नाते ये अधिकार अर्जित कर लिया है, और वो सूचना देंगे आप विदिन 6 मंथ। ऐसी सूचना आप डायरेक्ट तहसीलदार को भी दे सकते हैं, क्योंकि 110 में म्यूटेशन करने का जो काम है, नामांतरण करने का जो काम है, वो तहसीलदार ही करता है, ठीक है। कौन करता है? तहसीलदार। तो आप मौखिक या लिखित रूप में किसको दे सकते हैं? सबसेक्शन 1 में पटवारी को। इसकी लास्ट जो सबसेक्शन होगी उसमें लिखा होगा ऐसी सूचना आप तहसीलदार को भी दे सकते हैं 6 महीने के भीतर। टाइम यही है कि 6 महीने के भीतर, ठीक है। अब और यदि वो व्यक्ति जिसने अधिकार अर्जित किया है वो अभ्यस्क है या अन्य प्रकार से अयोग्य है, जैसे कि हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अक्षम व्यक्ति, सेक्शन 11, तो अगर वो अयोग्य किसी अन्य प्रकार से, तो उसकी ओर से जो नामांतरण कराएगा वो कौन कराएगा? उसका संरक्षक या भार साधक व्यक्ति, ठीक है ना, वो उसको पटवारी को उसकी सूचना देगा। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है, इसमें आप डायरेक्ट लिख लें, सुखाचार और भार, इजमेंट राइट और चार्ज, ये अधिकार प्राप्त करने के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। लेकिन बंधक का मोचन और पट्टे का पर्यवसान ये अधिकार प्राप्त करने के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आपने अगर प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया हुआ है और मॉर्गेज प्रॉपर्टी को यदि आप वापस प्राप्त करने के लिए राइट टू रिडेम्पशन, जैसे सेक्शन 60 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया गया है राइट टू रिडेम्पशन, यदि वो वापस प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि आपकी जो संपत्ति थी किसी और के पोजीशन में थी, अब वो फिर से आपके पास आ गई है, तो वो भी आप ये मानकर चलेंगे आपको एक राइट मिल गया है। और यदि वो आ जाता है पट्टे का पर्यवसान, पट्टे का पर्यवसान यानी कि पट्टे में भी आपने अगर किसी को प्रॉपर्टी दे रखी है, राइट टू एंजॉय उस पर दे रखा है, और आप पट्टे का पर्यवसान सेक्शन 111 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पट्टे की वापस प्राप्त कर लेते हैं, तो भी आप ये मानेंगे उस भूमि स्वामी को उस भूमि में फिर से अधिकार प्राप्त हुआ है।
तो बंधक का मोचन और पट्टे का पर्यवसान दोनों क्या है, अधिकार प्राप्त करना। ठीक है, सब एक्सप्लेनेशन 3 छोड़ दें, 4 छोड़ दें, सब सेक्शन 2 देखें कि ये डायरेक्ट आप जो नोटिस है वो किसको दे सकते हैं, अधिकार प्राप्त करने का, हित अर्जित करने का, डायरेक्ट तहसीलदार को भी दे सकते हैं। अब ये जो हो गया, आपने चाहे तहसीलदार को दिया हो चाहे पटवारी को दिया हो, अब इस पर जो नामांतरण का प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप देख लें। पहले से थोड़ा चेंज है, इसलिए हमें ज़्यादा गौर से देख लेना चाहिए। आजकल सारे काम ऑनलाइन चल रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो अगर पटवारी को ऐसा नोटिस दिया जाता है, पटवारी को ऐसी सूचना देते हैं, तो सबसे पहले पटवारी क्या करेगा, उसको ऑनलाइन पोर्टल में 109 के तहत ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन माध्यम से इस जानकारी को ऑनलाइन नामांतरण पोर्टल में दर्ज करेगा। तो क्या करेगा वो, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास सूचना आई है उसको सबसे पहले क्या करेगा पटवारी, ऑनलाइन ई नामांतरण पोर्टल में दर्ज करेगा। ठीक है, इतना कर दिया। नेक्स्ट, अब अगर तहसीलदार के पास आई है तो तहसीलदार को ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तहसीलदार तो उस पर कार्रवाई करता ही करता है। ठीक है, और ऐसा करने के बाद पटवारी क्या करेगा, उसको भेद समय के भीतर किसको दे देगा, तहसीलदार को। ठीक है, MPLRC में शायद यहाँ पर टाइम 1 महीने दे रखा है, यहाँ से उन्होंने टाइम हटा दिया। अब तहसीलदार अगर उसको ऐसी प्रज्ञापना प्राप्त होती है या उसको डायरेक्ट सूचना दी जाती है 109 की सबसेक्शन 2 के तहत, तो वो क्या करेगा, उस पर प्रोसीजर चालू करेगा। प्रोसीजर में क्या करेगा, ऑनलाइन ई पोर्टल में नामांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। क्या करेगा, कहाँ से स्टार्ट होगी नामांतरण का प्रोसीजर, ऑनलाइन ई पोर्टल में। हितबद्ध समस्त व्यक्तियों को नोटिस जारी करेगा। तो जितने भी हितबद्ध व्यक्ति हैं, एक्चुअल में जब नामांतरण किया जाता है तो उसका प्रकाशन कराया जाता है कि भाई इस भूमि का नामांतरण इस व्यक्ति के नाम से किया जा रहा है, अगर किसी को आपत्ति हो तो दर्ज कराए। तो नोटिस जारी करना जरूरी है। आम सूचना या इश्तेहार का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल संबंधित ग्राम नगर में निर्धारित स्थान एवं विभागीय पोर्टल पर करेगा। तो आम सूचना कहाँ कहाँ देगा, ये जितने भी स्थान बताएं यहाँ पर देगा कि नामांतरण किया जा रहा है। ठीक है, क्लॉज 4, किसी प्रकरण में आपत्ति प्राप्त होने पर तहसीलदार को प्रकरण को किसी कारण से विवादित प्रतीत होने पर वह ऑनलाइन ई नामांतरण पोर्टल से प्रकरण को अपनी ई राजस्व न्यायालय में स्थानांतरित कर पंजीकृत करेगा। यदि डिस्प्यूट पैदा होता है तो वो क्या करेगा, ई राजस्व न्यायालय में मामले को स्थानांतरित करेगा ऑनलाइन पोर्टल से। अभी तो कम ऑनलाइन पोर्टल पर चल रहा था, फिर वो उस पर केस चालू करेगा। अन्यथा प्रकरण में समस्त कार्रवाई ऑनलाइन ई नामांतरण पोर्टल से की जाएगी। और यदि ऐसा नहीं करता है तो समस्त कार्रवाई कैसे की जाएगी, नामांतरण ऑनलाइन ई पोर्टल से की जाएगी। तो ठीक है। नेक्स्ट, तहसीलदार हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्त अवसर देने के पश्चात ऐसी जांच जैसी कि वो आवश्यक समझे करने के पश्चात नामांतरण से संबंधित आदेश पारित करेगा तथा स्थिति ग्राम के खसरे तथा नक्शे सहित, देखा यहाँ पर क्या क्या आ गया, जब नामांतरण कर दिया जाता है नामांतरण से संबंधित आदेश जारी करेगा तो वो क्या करेगा, ग्राम के खसरे एवं नक्शा सहित ऐसे अन्य सुसंगत भू अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करेगा। तो बेसिकली जब नामांतरण किया जाता है तो उसकी प्रविष्टि कहाँ की जाती है, खसरे में, तथा नक्शे सहित अन्य जो भी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, भू अभिलेख होते हैं, उसमें सबकी प्रविष्टि की जाएगी। पटवारी भेद समय अवधि के भीतर अभिलेख में सुधार कर सत्यापित करेगा। तत्पश्चात तहसीलदार प्रकरण नस्तीबद्ध करेगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब नामांतरण कर दिया जाता है, इसमें जो नामांतरण की प्रोसीजर है वो ऐसे चलती है कि पटवारी से तहसीलदार पर जाएगी, तहसीलदार से शुद्धिकरण के लिए पटवारी पर आएगी, जब शुद्ध हो जाने के बाद फिर तहसीलदार द्वारा उसका नस्तीकरण कर दिया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलती है, ऐसा नहीं कि नीचे के अधिकारी से ऊपर के अधिकारी के पास चली गई तो फिर वो वहीं पर रहे, है ना। शुद्धिकरण के लिए वो पटवारी के पास ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि पटवारी की नियुक्ति हम कर ही इसीलिए रहे, भू अभिलेख रखने और उनका शुद्धिकरण करने। सेक्शन 104 सब क्लॉज 2 लिखा है ना उसमें। तो जितने भी है वो चेक करेगा, हाँ नामांतरण ठीक से हो गया। अगर वो पटवारी कंफर्म करता है, थंब इम्प्रेशन लगाता है, थंब इम्प्रेशन से प्रोसीजर चलता है उनका, ठीक है ना, तो फिर तहसीलदार उसका नस्तीबद्ध करेगा, मामला समाप्त करेगा, ठीक है ना। और मामला गुणागुण के आधार पर निपटाया जाएगा, यानी कि इसके लिए बाकायदा रेवेन्यू कोर्ट में केस चलता है। जो आप एप्लीकेशन करते हैं वो केस के माध्यम से, सूट के माध्यम से निपटाई जाती है। ठीक है। क्लॉज 8 कहता है यदि
विहित काल अवधि के भीतर नामांतरण नहीं हो पाता है, कार्रवाई नहीं निपटती है, तो इसकी सूचना तहसीलदार किसको देगा? लंबित मामलों की कलेक्टर को। ठीक है। अभी कहते हैं सिविल 111, ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, सिविल न्यायालयों की अधिकारता। तो सिविल न्यायालय को किसी भी ऐसे अधिकार से जो अधिकार अभिलेख में अभिलिखित हो संबंधित किसी भी ऐसे विवाद को विनिश्चित करने की अधिकारता होगी जिसमें राज्य सरकार पक्षकार ना हो। तो सिविल न्यायालय को क्या अधिकारता है? सिविल न्यायालय अधिकार अभिलेख से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, ये खसरे वगैरह से रिलेटेड, अधिकार अभिलेख की बात कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उसको निपटाने की अधिकारता है, लेकिन केवल उन मैटर में जिनमें राज्य सरकार पक्षकार नहीं। यदि राज्य सरकार पक्षकार है तो उसको फिर सिविल न्यायालय नहीं निपटाएगा। ठीक है। सेक्शन 12, अंतरणों के संबंध में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार को द्वारा प्रज्ञापन। छोड़ दें इसको, टाइटल वाइज याद कर लें। 113, लेखन संबंधी गलतियों का शुद्धिकरण। यहाँ पर 113 में जो लेखन संबंधी गलतियां हैं उसमें 2 ओटी याद करने हैं। एक तो लेखन संबंधी किस में गलती होनी चाहिए? रिकॉर्ड ऑफ राइट। 113 किससे रिलेटेड है? 108 से, अधिकार अभिलेख से। ठीक है ना। और उसमें शुद्धिकरण कौन करेगा? एसडीओ। कौन सी? केवल लेखन संबंधी, केवल और केवल, है ना, और कोई नहीं। फिर आता है 114 में बताया मैं भू अभिलेख, लैंड रिकॉर्ड। एक भू अभिलेख तो हमारा अधिकार अभिलेख हो गया, इसके अलावा जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसकी पूरी लिस्ट दी गई है। तो ये कहते हैं प्रत्येक ग्राम और नगरीय क्षेत्रों के लिए, यहाँ पर भी इन्होंने नॉन अर्बन एरिया शब्द का उपयोग नहीं किया है, जैसे अधिकार अभिलेख में नहीं किया था। ठीक है। तो क्या क्या कौन से रिकॉर्ड्स तैयार किए जाएंगे? अच्छा, ये रिकॉर्ड्स कौन तैयार करेगा? आरआई किस लिए नियुक्त किया जाता है? वो अभिलेख बनाने। ठीक है। चलें, जैसे 107 में तो स्पेशली लिखा ही है कि कलेक्टर करेगा, तो वो करेगा। तो 107 के अधीन क्या किया जा रहे थे? सारे के सारे नक्शे। 108 में अधिकार अभिलेख, फिर ये खसरा नजूल, ये सारे के सारे आप पढ़ लें। ठीक है। इसमें मेरे कराने का कुछ नहीं है। तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ये क्या है? लैंड रिकॉर्ड। एक तो ऑब्जेक्टिव इस पर ये आ सकता है कि ये लैंड रिकॉर्ड की कैटेगरी में आते हैं या नहीं। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो लैंड रिकॉर्ड है या नहीं, ये कैसे पता पड़ेगा? 114 में। अगर 114 जैसे सेक्शन 11 में हम बता रहे हैं कि यही व्यक्ति राजस्व अधिकारी होंगे, तो 114 में बताया जा रहा है कि यही लैंड रिकॉर्ड होंगे, तो वो सारे के सारे चीज़ें आप लैंड रिकॉर्ड में कर लें। फिर आता है किसान किताब। हमारे यहाँ क्या कहते हैं इसको? भू अधिकार पुस्तिका। ठीक है। तो किसान किताब क्या होती है? एक नीली सी पतली सी गंदे से पेपर की वो होती है किताब, छोटी सी। उसको हम कहते हैं प्रत्येक भूस्वामी जिसका नाम धारा 114 के अधीन तैयार खसरे या क्षेत्र पुस्तक में प्रविष्ट है, उसके नाम से उसके जितने भी खाते हैं प्रदेश में, उसके जितने भी खाते हैं सबको रिकॉर्ड करते हुए, एक जगह इकट्ठे करते हुए उसके लिए एक पुस्तिका तैयार की जाएगी, जिसको हम किसान किताब के रूप में रखेंगे। ठीक है ना। और उस पर उसको कितना टैक्स दिया जाना है, उसके द्वारा कितना टैक्स दिया जाना है, ये मेंशन होगा। ये किताब 2 भागों में होगी। 2 भागों में क्या लिखा है वो आप छोड़ें, उससे मतलब नहीं है। सब सेक्शन 2 कहता है किसान किताब 2 भागों में होगी। ठीक है ना। बीच में बटी होगी, किताब एक ही होगी लेकिन 2 पार्ट में होगी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 भागों में है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, अपन ऐसा मान के चलते हैं। तो ऐसे ही किसान किताब 2 भागों में होगी। ये भी बताया गया एक भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है। तो किसान किताब में क्या होता है? जितने भी उसके खाते हैं प्रदेश में उस सब का रिकॉर्ड होगा, जितनी भी होल्डिंग्स हैं। बाकी सब छोड़ दें। 115 भू अभिलेखों में गलत या अशुद्ध प्रविष्टि की शुद्धिकरण। तो वहां पर 113 में शुद्धिकरण कौन कर रहा था? एसडीओ। यहां पर भी एसडीओ ही कर रहा है। एसडीओ स्वप्रेरणा से या आवेदन पर। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा अंतर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें अधिकार अभिलेख शब्द का उपयोग भी किया गया होगा। अधिकार अभिलेख को छोड़कर तथा धारा 114 के अधीन तैयार किए गए भू अभिलेखों में, तो किस किस को छोड़कर? किसान किताब तथा अधिकार अभिलेख को छोड़कर बाकी सब में क्या करेगा? उपखंड अधिकारी भू अभिलेखों में अशुद्ध प्रविष्टियों को शुद्ध करेगा। ठीक है। वहां पर 113 में ये अंतर, यहां पर ये नाम क्यों आ रहा है, मिसमैच क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 113 में वो केवल लिपिकीय और गणितीय भूलों को शुद्ध कर रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियों को शुद्ध कर रहा है।
ये अंतर है, ठीक है। तो छोड़े, सबसेक्शन 2 कहती है इसकी, तो यहाँ पर कौन सा अधिकारी था, उपखंड अधिकारी। तो 113 में भी वही कर रहा है, 115 में भी यही कर रहा है, रिकॉर्ड ऑफ राइट में भी यही कर रहा है, लेकिन लिप की और गणितीय भूल है, यहाँ पर हर प्रकार की भूल को शुद्ध कर रहा है। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 2, उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश, तो संबंधित तहसीलदार से लिखित रिपोर्ट प्राप्त किए या यदि सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा। तो ये जो शुद्धियां हैं, इनके तहत कोई भी आदेश कब किया जाएगा शुद्धि का, जब संबंधित तहसीलदार से लिखित रिपोर्ट प्राप्त कर ले। तो लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने पर किया जाएगा, और जो पक्षकार हैं, जो भी उसमें हितबद्ध हैं, अगर शुद्धियां करानी हैं तो फिर सबको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। और यदि सरकार का हित निहित है तो उपखंड अधिकारी मामले को कहाँ भेज देगा, कलेक्टर को। ये ऑब्जेक्टिव है इसमें। 117 भू अभिलेखों में प्रविष्टि के बारे में अवधारणा, तो क्या अवधारणा है, वो सही है जब तक कि गलत साबित नहीं कर दी जाती हैं, ठीक है। 118 मैं सेंस बता देता हूं इसका। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी ये प्रोसीडिंग वगैरह चलती हैं तो आपसे जो भी अधिकारी कोई भी रिकॉर्ड में नाम दर्ज वगैरह कर रहा है आपका, ठीक है, वो आपसे समय समय पर कोई दस्तावेज मांग सकता है। तो आप आबद्ध हैं इस बात के लिए कि आप उसको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएं। अगर आप नहीं कराएंगे तो वो कैसे कार्रवाई करेगा। आप कहते साहब नामांतरण कराने, कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ गया तो मांगेगा ना आपसे, तो आप उसको वो उपलब्ध कराएं। तो आपकी ये बाध्यता है। और पैरा 1 के लास्ट लाइन में लिखिए 1 मास के भीतर निरीक्षण के लिए पेश करें। ऐसी अध्यपेक्षा किए जाने से तारीख से 1 मास के भीतर आप उसको निरीक्षण के लिए पेश करें, ठीक है। सेक्शन 19 ये कहती है कि यदि 109 में जो जानकारी आपको देनी चाहिए थी वो आपने नहीं दी, और 118 में जो जानकारी आपसे मांगी गई है वो आपने नहीं दी, तो आप पर 1000 रुपये तक का तहसीलदार जुर्माना लगा सकेगा। कितना, तहसीलदार 1000 रुपये तक का जुर्माना आप पर लगा सकेगा। ये 2 महत्वपूर्ण ओटी हैं। बाकी 121 कहती है भू अभिलेखों को तैयार करने के लिए नियम बनाने की शक्ति तो राज्य सरकार को है। लगभग चैप्टरों के बाद ये नियम बनाने की शक्ति की बात करते हैं। तो इस चैप्टर में मेरी तरफ से लास्ट सेक्शन यही है, बाकी अपन कल से देखेंगे।